Hi, in today's video we are going to discuss about soldering, welding and fluxes, one of the most important concept in metals. देखो मेटल्स में बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो सोल्डरिंग है, वेल्डिंग है एंड फ्लक्सेस है। इस वीडियो में मैं सारे कंसेप्ट सोल्डरिंग के टाइप्स जो भी सोल्डरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैं सब सॉल्व करने वाला हूँ, इस तरह वेल्डिंग का भी और फ्लक्सेस का भी। तो काइंडली अगर आपने वीडियो पर क्लिक किया है तो कम से कम 5 मिनट्स के लिए वॉच करें। अगर आपको समझ नहीं आ रहा देन यू कैन लीव इट। देखो वेल्डिंग क्या है? Process by which two pieces of similar metals are joined together by application of heat without addition of another metal। देखो वेल्डिंग में क्या होता है, मेरे पास दो मेटल्स है लेकिन हम एक थर्ड पार्टी को ऐड नहीं करते, हम जस्ट हीट देते हैं। जो पॉइंट कांटेक्ट में है, जो हम वेल्ड करना चाहते हैं उसको हम हीट करते हैं, मेल्ट करते हैं, दोनों को ऑन वन एक्सिस रखते हैं, अलाइन करते हैं और वो स्टिक हो जाते हैं। तो दैट काइंड ऑफ स्टिकिंग और आप कह ले जॉइनिंग इज कॉल्ड वेल्डिंग। इसमें दो बातें हमें, एक ये सिमिलर मेटल्स है, दूसरा ये है कि हम क्या करते हैं विदाउट एडिशन ऑफ अनदर मेटल्स। सिमिलर मेटल्स के अलावा डिफरेंट मेटल्स भी हो सकते हैं, वो हम इसके वेल्डिंग के टाइप्स में पढ़ेंगे। वेल्डिंग में आपने ये बात याद रखना है कि इसमें हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ हीट है और एडिशन ऑफ अनदर मेटल्स फॉर जॉइनिंग नहीं है। इसके बरकस फिर ब्रेजिंग और सोल्डरिंग में हम थर्ड पार्टी को ऐड करते हैं फॉर जॉइनिंग। अच्छा, टाइप ऑफ वेल्डिंग, देयर आर 3 टाइप ऑफ वेल्डिंग: ऑटोजीनियस वेल्डिंग, लेजर वेल्डिंग एंड स्पॉट वेल्डिंग। सो लेट्स डिस्कस ईच एंड एवरी टाइप इन डिटेल। देखो ऑटोजीनियस वेल्डिंग क्या है? आपने इस तरह वेल्डिंग इंडस्ट्री में भी देखा होगा, आपने अपने डेली लाइफ में भी देखा होगा। दैट काइंड ऑफ वेल्डिंग इज कॉल्ड ऑटोजीनियस वेल्डिंग। बट व्हाट इज द डिफिनीशन? यूज्ड व्हेन टू मेटल्स हैव। ऑटोजीनियस मेटल्स हम कहाँ पर यूज़ करेंगे? जब हम दो मेटल, जो वेल्डिंग का डिफिनीशन था वो बेसिकली ऑटोजीनियस वेल्डिंग का ही डिफिनीशन था। इसमें क्या है, ये प्योर मेटल के जॉइनिंग के लिए यूज़ होता है। यूज्ड व्हेन द टू मेटल्स हैव सेम मेल्टिंग पॉइंट, हैव सेम केमिकल कंपोजिशन। जब सेम मेल्टिंग पॉइंट हो और सेम केमिकल कंपोजिशन हो तो इट मीन्स मेटल इज प्योर मेटल। तो ये दो प्योर मेटल्स को जॉइन करने के लिए यूज होता है। विच टाइप ऑफ वेल्डिंग? ऑटोजीनियस वेल्डिंग। अच्छा, द मेटल पीसेस आर हीटेड क्लोज टू दियर मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा देखो, इसमें हम क्या करते हैं, जो जी किस तरह जॉइन हुआ है इस मेटल को और इस मेटल को हमने क्या किया है, हीट किया है अप टू दियर मेल्टिंग पॉइंट। तो ये क्या होना शुरू हुई है, मिल्ट शुरू होना हो चुकी है, फ्लूइड फॉर्म में जा चुकी है। तो फ्लूइड को हमने एक साथ अलाइन किया हुआ है, तो ये फिर जब हार्ड हुआ है तो वेल्ड हुआ है। सो दैट काइंड ऑफ वेल्डिंग इज कॉल्ड ऑटोजीनियस वेल्डिंग। 3 बातें आपने याद रखनी है। सेम फॉर प्योर मेटल्स, heating is required up to their melting point and have same and the last one is it is not commonly used in the industry। ये इंडस्ट्री में हम इस कॉमनली यूज़ नहीं करते, ये इंडस्ट्रियल एरियाज में ज़्यादातर यूज़ होता है। तो इट इज़ ऑटोजीनियस वेल्डिंग। अच्छा, लेज़र वेल्डिंग, इसमें अब देख लो, एक लेज़र की एप्लीकेशन है, मेटल्स को हम वेल्ड कर रहे हैं। तो क्या है, डिफरेंट पीसेज ऑफ अप्लायंसेज और जॉइंट टुगेदर बाय एप्लीकेशन ऑफ बीम ऑफ लेज़र। देखो वहाँ पर क्या था, प्योर मेटल था। यहाँ पर हम डिफरेंट पीसेज ऑफ अप्लायंसेज, मेटल्स, इंस्ट्रूमेंट्स आप कह ले, हम जॉइन करते हैं बाय द बीम ऑफ लेज़र। लेज़र का क्या क्या होगा, यह हमें एक हीट ही प्रोवाइड करेगा, लेकिन नॉट द हीट विल बी नॉट सेम एज रेट ऑफ प्रोवाइड इन ऑटोजीनियस। तो जो लेज़र है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ हीट प्रोवाइड करेगा जो कि डिफरेंट पीसेस को जॉइन करेगा। तो लेज़र वेल्डिंग में क्या है, डिफरेंट पीसेस ऑफ मेटल्स है जो हम जॉइन करते हैं। कैन बी डन डायरेक्टली ऑन द मास्टर मॉडल विदाउट एनी डैमेज टू द मॉडल और एडजेसेंट स्ट्रक्चर। ये हमारे पास मॉडल्स में भी थे, मास्टर मॉडल्स। द मॉडल ऑफ कंप्लीट आर्च और कंप्लीट टूथ इज कॉल्ड मास्टर मॉडल। और इसको हम क्या कहते हैं, इसके लिए जो वेल्डिंग यूज है उसे हम लेज़र वेल्डिंग कहते हैं। देखो लेज़र वेल्डिंग में क्या है, ये आप कह लें कि एक काइंड ऑफ लोकलाइज्ड वेल्डिंग आप भी कह सकते हैं, जस्ट लाइक स्पॉट वेल्डिंग। इसमें जिस पार्ट को हमने, ऑटोजीनियस वेल्डिंग में क्या था, जिस पार्ट को हमने वेल्ड करना था उसको हमने हीट करना था अप टू दियर मेल्टिंग पॉइंट और उसको फिर फ्यूज़ करना था, ज्वाइन करना था। यहाँ पर क्या है, जिस पार्ट्स को हम अप्लायंसेस के मुख्तलिफ पार्ट्स को हम ज्वाइन करना चाहते हैं वहाँ पर हम बीम ऑफ लेज़र अप्लाई करेंगे। और ये मुख्तलिफ डिफरेंट पीसेज ऑफ अप्लायंसेस के लिए यूज़ होता है, नॉट फॉर प्योर मेटल। अच्छा, स्पॉट वेल्डिंग क्या है? देखो एक पर्टिकुलर स्पॉट पर हो रही है, लेकिन इसका मतलब क्या है,
इलेक्ट्रिकल प्रोसेस, यहाँ पर क्या प्रोसेस है, इलेक्ट्रिकल प्रोसेस है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि हम इलेक्ट्रिकल प्रोसेस कौन से वेल्डिंग में यूज करते हैं, तो स्पॉट वेल्डिंग में। फॉर जॉइनिंग टू पीसेज ऑफ मेटल विदाउट एप्लीकेशन ऑफ सोल्डर्स, सिंपल है, सोल्डर्स हम ऐड ही नहीं करते। सोल्डर क्या है, जब इन दो दो फॉर एग्जांपल मैं इसको और इसको मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो इसके दरमियान जब मैं एक थर्ड पार्टी ऐड करूँगा तो फिर वो सोल्डरिंग हो जाएगा। तो स्पॉट वेल्डिंग में हम सोल्डर्स यूज़ नहीं करते। Electrical energy is converted into heat energy. Electric current pass through the metal. Passage of current increase the temperature in that area. Process is commonly used for lubricating orthodontic bands. तो आपने याद रखना है स्पॉट वेल्डिंग हमने कहाँ पर यूज़ करते हैं, ऑर्थोडोंटिक बैंड्स को फ्यूज़ करने के लिए, फेब्रिकेट करने के लिए या बनाने के लिए। देखो यहाँ पर एक बात हुई है, अगर आपको बेसिक फिजिक्स आता हो तो आपने इसको पिक किया होगा। देखो जब हम हीट इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, अगर उस पार्ट में रेजिस्टेंस होता है तो रेजिस्टेंस क्या करता है, इलेक्ट्रिकल फ्लो को इनहिबिट करता है। और जब रेजिस्टेंस होता है तो हमारे पास जो हीट है वो जनरेट होता है। तो हम जिस पार्ट को वेल्ड करना चाहते हैं वहाँ पर हम एक आर्टिफिशियल रेजिस्टेंस पुट करेंगे। जब इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर जाएगी तो वहाँ पर रेजिस्टेंस की वजह से फ्लो नहीं होगी। रेजिस्टेंस की वजह से मेट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और वो पार्ट हीट हो जाएगा। हीट होने के बाद वो मेल्ट हो जाएगा और हमारे पास फ्यूज हो जाएगा। तो इसमें क्या है, देखो ऑटोजीनियस में क्या था, सिमिलर पीसेस थे, मेल्टिंग तक हीटिंग था। लेज़र में क्या था, लेज़र बीम हम यूज़ कर रहे थे। स्पॉट वेल्डिंग में क्या है, इलेक्ट्रिकल प्रोसेसेस है जो कि रेजिस्टेंस की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी को कन्वर्ट होगा और हमारे पास एक पार्टिकुलर स्पॉट पर वेल्डिंग हो जाएगी। सो दैट्स ऑल अबाउट वेल्डिंग। अच्छा, अब सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग क्या है, देखो बिफोर स्टार्टिंग आई विल गिव यू सम बैकग्राउंड नॉलेज। वेल्डिंग में हमने क्या बताया कि हम दो मेटल्स को ज्वाइन करते हैं बाय एडिशन, बाय विदाउट एडिशन ऑफ एनी सोल्डर एनी थर्ड पार्टी। देखो मैं इस पार्ट को इस पार्ट से ऐड करना चाहता हूँ, तो अगर मैं इसको हीट कर लूँ, इस पार्ट को मैं हीट कर लूँ और फिर इसको भी हीट कर लूँ और दोनों को फ्यूज़ कर लूँ, तो क्या होगा, ये वेल्डिंग होगी। लेकिन अगर मैं दरमियान में एक स्टिकिंग ग्लू लाइक एटम चीज़ ऐड करूँ, थिंग ऐड करूँ, जिसको हम सोल्डर कहते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, सोल्डरिंग हो जाएगा। जब ये जो हमने सोल्डर ऐड किया है या ये हम ये जॉइनिंग कर रहे हैं, ये हम लो टेम्परेचर पर करेंगे तो इसको हम सोल्डरिंग कहते हैं। और जब ये ही जॉइनिंग हमारे पास हाई टेम्परेचर में होगा तो वो ब्रेजिंग है। तो सोल्डरिंग और ब्रेजिंग दोनों कौन से प्रोसेस है, जॉइनिंग ऑफ मेटल्स बाय एडिशन ऑफ थर्ड पार्टी और एनी एक्सटर्नल एजेंट। बट सोल्डरिंग विल बी अगर इन लो टेम्परेचर, हाउ मच, बिलो 450 से नीचे हम, ये हमारे पास रेंज है 450 से हम नीचे क्या करते हैं, सोल्डरिंग करते हैं और अबाउ 450 हम क्या करते हैं, ब्रेजिंग करते हैं। लेकिन दोनों का आउटकम जो हो सेम है। व्हाट इज आउटकम, जॉइनिंग ऑफ टू मेटल्स। अच्छा, प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टू पीसेस ऑफ मेटल पार्ट बाय फ्लोइंग अ थर्ड मेटल इन बिटवीन देम फिलर मेटल इज कॉल्ड सोल्डर। मैंने एक्सप्लेन किया, सोल्डर हैज़ लो फ्यूजन टेम्परेचर देन द मेल्टिंग पार्ट टू बी जॉइन, ये एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ सोल्डर मस्ट नॉट बी मोर देन 450, सोल्डर के लिए ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ब्रेजिंग में फिर इससे ज़्यादा हो सकता है। द टर्म सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग आर यूज्ड इंटरचेंजेबली इन इंडस्ट्री, ऑल्दो दीज रिफर टू द सेम प्रोसेसेस। ब्रेजिंग इज कैरिड आउट एट हायर टेम्परेचर अबव 450, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। अच्छा, देखो यहाँ पर क्या है, ये पार्ट हम स्टिक करना चाहते हैं यहाँ पर, और ये हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एक इनदर सोल्डर प्रोवाइड कर रहे हैं एक्सटर्नली। तो ये क्या है, सोल्डरिंग है। देखो हम इस सोल्डर को क्या करना चाहते हैं, इस बॉडीज़ के साथ जो है स्टिक करना चाहते हैं। तो सोल्डर के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, थर्ड पार्टी हीटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। सोल्डरिंग आयरन है, सोल्डर्स है और हमारे पास स्टिक हो रही है ड्यू टू ये, देखो ये थर्ड पार्टी हमारे पास ऐड हो रही है और हम इन दोनों को स्टिक कर रहे हैं। सो इट इज़ सोल्डरिंग। According to ISO International Standard of Organization Standards, a dental bracing material is defined as inlay suitable for use as a filler material in operation in which dental inlay part are joined to form a dental restoration. Very simple definition है। ब्रेजिंग और सोल्डरिंग दोनों के लिए अप्लाई हो सकता है, लेकिन सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में मैंने टेक्निकल डिफरेंस आपको बता दिया। अच्छा, यूजेस ऑफ सोल्डरिंग, सोल्डरिंग हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, देखो अगर आपका कॉमन सेंस काम करता है तो अब यहाँ पर 2-3 यूजेस तो आप खुद ही बता सकते हो। देखो असम्बलिंग ऑफ ब्रिजेस, सिंपल है, असम्बली करना चाहते हैं क्योंकि स्टिक ही कर रहा है ना। ब्रिज क्या है, मैंने कह ले कि हज़ार दफ़ा स्लाइड्स में मैंने दिखाया है। बिल्डिंग कॉन्टैक्ट एरियाज इन इनलेज एंड क्राउन्स, वेरी सिंपल। जॉइनिंग कंपोनेंट्स ऑफ कास्ट पार्शल डेंचर्स,
जॉइनिंग पार्ट ऑफ ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस, देखो सोल्डरिंग हमने ऑलरेडी बताया था कि ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन इसके अलावा ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस को जॉइन करने के लिए हम एक वेल्डिंग भी यूज़ करते हैं जिसको स्पॉट वेल्डिंग कहते हैं। अच्छा, रिक्वायरमेंट फॉर डेंटल सोल्डर, ये एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। ये जो मैं थर्ड पार्टी डाल रहा हूँ यहाँ पर, ये जो थर्ड पार्टी यहाँ पर सोल्डर हम पुट कर रहे हैं, इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ है, कुछ रिक्वायरमेंट्स है, कुछ अप्रोचेस है। ये ऐसा नहीं है कि हम रेंडमली एक चीज़ को पिक करें और वो सोल्डर का काम करेगा। तो इसके रिक्वायरमेंट्स है, आइडियल रिक्वायरमेंट्स है, और हमारे पास जितने अवेलेबल है उसके क्या प्रॉपर्टीज़ है, तो वो सब एक प्राइमरी कंसर्न है जो आपको याद रखना है। देखो, शुड बी रेजिस्टेंट एंड टार्निश टू कोरोजन, वेरी सिंपल, क्या होना चाहिए कोरोजन के लिए और टार्निश के, टार्निश और कोरोजन में हमने डिफरेंस बताया है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट में, डेंटल मटेरियल में। मेरे ख्याल से थर्ड से सेकंड से लेकर फिफ्थ वीडियो के दरमियान एक वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में वॉच करें। ये सरफेस डिस्कलरेशन है और ये बल्क में भी प्रॉब्लम आता है। कंपोजिशन ऑफ सोल्डर शुड बी नियर टू द मेटल्स टू बी जॉइंट, देखो जो शोल्डर जो कंपोजिशन था वो ऑलमोस्टली सेम होना चाहिए एज टू दैट ऑफ जॉइनिंग द मेटल्स। अच्छा, फ्यूजन टेम्परेचर ऑफ सोल्डर मस्ट बी एटलीस्ट 100 डिग्री सी बिलो द कंपोनेंट ऑफ मेटल टू बी जॉइंट। इस बात को याद रखो, फ्यूजन टेम्परेचर हमारे पास सोल्डर्स का कम होना चाहिए। अगर फ्यूजन टेम्परेचर कम हो तो फिर ही सोल्डरिंग पॉसिबल है। देखो, ज़्यादा क्यों नहीं, देखो अब यहाँ पर देख लो, ये टेम्परेचर क्यों कम होना चाहिए। अगर इस मेटल से फॉर एग्जांपल ये ज़्यादा हुआ तो क्या होगा फिर, तो फिर ये भी मेल्ट हो जाएंगे, तो फिर तो वेल्डिंग हो गई ना। तो हमें सोल्डर का टेम्परेचर कम रखना है ताकि हम वेल्डिंग को अवॉइड कर सकें। अच्छा, should adhere to the metal part, probably one of the prime important. Strength and color of the solder must match the metal part to be जानी। मैंने कहा कि सारे जनरल बातें हैं, और अगर आप सोल्डरिंग को समझ गए हो तो आप ये खुद भी बता सकते हो। अच्छा, मेथड्स ऑफ सोल्डरिंग, देखो हम सोल्डरिंग को मुख्तलिफ अप्रोचेस से करते हैं और मुख्तलिफ प्रोसेस है। तो फर्स्ट वन है जो है फ्री हैंड सोल्डरिंग। Two metal pieces are coated with the solder in the area for joint. Coated ends are held together in a flame until the solder fuse. This method is used to join wires. देखो, सिंपल प्रोसेस है। मेरे पास ये एक मेटल है और ये एक एलिमेंट मेटल ये है। मैंने अब तक हीट नहीं अप्लाई करना, सोल्डर को मैंने मिड नहीं करना। मैं इस सरफेस पर भी सोल्डर अप्लाई करूँगा और इस सरफेस पर भी सोल्डर अप्लाई करूँगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इन दोनों को मैं करीब लाऊँगा और सोल्डर्स को मैं क्या करूँगा, फ्लेम के ऊपर रखूँगा, तो ये सोल्डर्स क्या हो जाएंगे, मिल्ट हो जाएंगे और हमारे पास इन दोनों को फ्यूज़ करेगा, जस्ट लाइक वेल्डिंग। लेकिन वेल्डिंग पर हम यहाँ पर सोल्डर्स नहीं अप्लाई कर रहे थे, हम डायरेक्टली हीट दे रहे थे इस मेटल्स को। तो यहाँ पर क्या है, हमने सरफेसेस हम ज्वाइन करना चाहते हैं वहाँ पर हमने हीट अप्लाई करना है और फिर ज्वाइन करना है। देखो, वही बात फिर दोबारा आने वाली है। अगर इसका जो सोल्डर का टेम्परेचर इस मेटल के फ्यूजन टेम्परेचर से ज़्यादा हुआ तो फिर ये मेटल मेल्ट हो जाएगा और वेल्डिंग हो जाएगा। तो इसलिए हमें ये टेम्परेचर कम रखना है ताकि ये जो मेटल है ये अपने फॉर्म में रहे और ये जो हमारे पास है वो फ्यूज़ हो जाए। अच्छा, इसके जो है इस मेथड को क्या कहते हैं, फ्री हैंड सोल्डरिंग। इसका डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्री हैंड सोल्डरिंग इज़ इनकरेक्ट पोजीशनिंग। पार्ट के रखकर देखो ये पोजीशंस अल्टर हो जाते हैं, एक पोजीशन में रखना हमारे लिए मुश्किल होता है। Overheating of joint can result in brittleness and wire can break during bending and shaping. इसमें जो फ्रैक्चर है उसके चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट सोल्डरिंग, एक ने हम देखो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रही है, हम एक दो पार्ट्स के दरमियान एक सोल्डर पुट करेंगे और फ्लूइड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। तो देखो, मोर एक्यूरेट मेथड फॉर जॉइनिंग ब्रिजेस, कौन सा मेथड एक्यूरेट है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट एज कम्पेयर टू फ्री हैंड एंड कास्ट पार्शल लिंचर। वायर के लिए कौन यूज़ होता है, वायर के लिए हमारे पास आपने देख लिया फ्री हैंड वाला यूज़ होता है, और जो कास्टिंग पार्शल लिंचर पार्ट के लिए है या ब्रिजेस के लिए कौन यूज़ होता है, इन्वेस्टमेंट सोल्डरिंग। मेटल पीस टू बी जॉइंट टुगेदर आर हेल्ड एट अ गैप ऑफ 0.13 मिलीमीटर। गैप इज फिल्ड विद अ टिन फॉइल। देखो, टिन फॉइल का अक्सर यूज़ होता है कि टिन फॉइल कहाँ पर यूज़ होता है, टिन फॉइल इज यूज्ड एज अ सोल्डर इन द केस ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्डरिंग। अपने याद रखना है टिन फॉइल का यूज़ क्या है। प्लैटिनम फॉइल का यूज़ हम पोर्सिलिन में करेंगे, लेकिन टिन फॉइल का यूज़ क्या है, इट इज़ यूज इन इन्वेस्टमेंट सोल्डरिंग। Assembly is held together by sticky wax. The structure is embedded in an investment plaster. Very simple. Sticky wax and tin foil are removed by boiling water. Soldering is carried out as quickly as possible. तो यही बातें हो रही है, लेकिन थोड़ी कम्प्लेक्स अल्फाज में लिखे हैं। तो आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख लो, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रही है सोल्डर्स की, किस जगह में, जिप्सम मॉडल में। अच्छा,
टाइप ऑफ सोल्डर्स, देखो हमारे पास सोल्डर्स को क्लासीफाई करने के लिए मुख्तलिफ प्रोसीजर है। हम हाई फ्यूजिंग भी कह सकते हैं, लो फ्यूजिंग भी कह सकते हैं। इसके अलावा हम गोल्ड सोल्डर्स जो है हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास और भी सोल्डर्स है। और इसके अलावा हम ऐसे मेटल्स भी है जो कि सिर्फ सोल्डरिंग के लिए यूज़ होते हैं। देखो गोल्ड सोल्डर्स, गोल्ड हमारे पास सोल्डर्स के अलावा और जगह पर भी यूज़ होता है, लेकिन जो सिर्फ सोल्डरिंग के लिए यूज़ हो मेटल्स, उसको हम सब्स्टिट्यूट सोल्डर्स कहते हैं। तो आगे आने वाला है। देखो गोल्ड सोल्डर्स क्या है, यूज इन द रेंज ऑफ 18 to 20 कैरेट। कैरेट क्या है हमारे पास, गोल्ड की नोबिलिटी को शो करता है। ये हमने गोल्ड वाले चैप्टर में डिटेल से एक्सप्लेन किया है, आप प्लेलिस्ट में उस वीडियो को वॉच कर लें। मेल्टिंग रेट इज 750 to 850। अच्छा, यूजेस जॉइनिंग कास्ट गोल्ड कंपनी, देखो गोल्ड सोल्डर है तो ये गोल्ड के लिए ही यूज़ होगा। बॉन्डिंग ऑफ प्रेसिजन अटैचमेंट, वेरी सिंपल, कम कनेक्ट गोल्ड क्लास टू द डेंचर बेस। इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो इसकी मेल्टिंग रेट है। इसको आप लो फ्यूजिंग सोल्डर्स भी कह सकते हैं। इसका टेम्परेचर थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू बेस मेटल्स सोल्डर्स। अच्छा, सिल्वर सोल्डर्स, देखो सिल्वर सोल्डर्स यूज फॉर जॉइनिंग स्टेनलेस स्टील एंड कोबाल्ट क्रोमियम एलाइज। मेल्टिंग रेट इज 7 to 730, ये भी लो फ्यूजिंग है। यूजेज preformed orthodontic devices to removable appliances, rods in steel and glass to denture bases। तो ये यूज बहुत ही सिंपल है। अच्छा, सबस्ट्रेट मेटल्स, वही मेटल जो सिर्फ ही सोल्डरिंग के लिए यूज़ हो उसको हम सबस्ट्रेट मेटल्स कहते हैं। दोज मेटल्स एनालाइज दैट आर प्रिपेयर्ड फॉर सोल्डरिंग इज कॉल्ड सबस्ट्रेट्स मेटल्स। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन आपने याद रखना है। लार्ज नंबर ऑफ एलाई इज यूज इन डेंटिस्ट्री फॉर दिस पर्पसेज। अच्छा, देखो जनरल प्रिंसिपल ऑफ सोल्डरिंग, रिक्वायरमेंट्स हमने पढ़ लिया है, टाइप्स भी हमने पढ़ लिया है, लेकिन यहाँ पर जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ सोल्डरिंग क्या है, इससे अक्सर एमसीक्यूज आता है और इससे एसीक्यू भी आ सकता है। क्लीनलीनेस हमारे पास एक होनी चाहिए। अगर क्लीनलीनेस सर्फिस क्लीन ही नहीं है, देखो ये भी जनरल रिक्वायरमेंट्स है। अगर आप, मैंने कहा ना कि आपने जो डेंटिस्ट्री के प्रोसेस है वो डेंटिस्ट्री के साथ सिर्फ महदूद नहीं रखने, आप अपने डेली लाइफ में भी दे सकते हो। आपने विजिट किया होगा मुख्तलिफ आप इंडस्ट्रियल एरियाज़ में आप चले चुके होंगे। इसके अलावा आपने लाइफ तो गुजारी है ना, इन्वायरमेंट में आप रहे हो, तो सोल्डरिंग मेरे ख्याल से आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। तो आप अपने माइंड को ओपन करके इस स्लाइड को यहाँ पर पॉज करें, इसको देखें भी, और सोल्डरिंग के लिए अपने जहन में कुछ रिक्वायरमेंट्स और प्रिंसिपल्स बताएं। मेरे ख्याल से हाफ से ज़्यादा आप खुद ही बता लोगे, लेकिन जो यूनिक है वो यहाँ पर आप फिर देख लो। क्लीनलीनेस है हमारे पास। पोजिशनिंग अ पार्ट टू बी सोल्डर, पोजिशनिंग हमारे पास प्रॉपर होना चाहिए। और जो हमारे पास हैंड मेथड था, वन हैंड मेथड या फ्री हैंड मेथड, वहाँ पर क्या था, पोजिशनिंग सही नहीं हो रही थी, तो पोजिशनिंग सही है। कंट्रोल ऑफ टाइम एंड टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर और टाइम दोनों हमने कंट्रोल करने हैं। रिस्ट्रिक्टिंग सोल्डर टू जॉइंट एरिया, देखो हमने लोकलाइज जॉइनिंग करनी है। ये ऐसा ना हो कि हम सारे मेटल्स पर अप्लाई कर लें और हमारे पास जो पार्ट हम जॉइन नहीं करना चाहते, तो लोकलाइज हमें जॉइनिंग करनी है। तो लोकलाइज और आप कह लें रिस्ट्रिक्टिंग सोल्डर टू जॉइंट एरियाज, ये भी एक जनरल सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है। अमाउंट ऑफ सोल्डर, देखो हमने ना कम सोल्डर डालना है ना ही एक्सेस सोल्डर डालना है। अवॉइड ऑक्सीडेशन, देखो अगर ऑक्सीडेशन हो जाए तो फिर कोरोजन रेजिस्टेंस जो एबिलिटी है वो कम हो जाएगी और कोरोजन वल्नरेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। कलर ऑफ सोल्डर्स हमारे पास शुड बी मैचिंग एंड फ्यूजन टेम्परेचर, वो भी एक प्रिंसिपल्स और रिक्वायरमेंट्स है, तो वो भी आपने याद रखने हैं। तो ये हमारे पास क्या थे, जनरल प्रिंसिपल ऑफ सोल्डरिंग। वेल्डिंग हो गया, वेल्डिंग के टाइप्स भी हो गए, सोल्डरिंग भी हो गया, ब्रेजिंग भी हो गया। अब हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, फ्लक्सेस। फ्लक्सेस एंड एंटी फ्लक्सेस आर आल्सो इम्पॉर्टेंट एंड इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो मैंने कहा था कि बेस मेटल जो मेटलर्जी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिससे आपसे जनरलाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। जो मेटल का इंट्रोडक्शन मैंने किया था, प्लेलिस्ट में वीडियो मौजूद है, आप उसको भी वॉच कर लें। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग है। ये बुक्स में मैंने मान पलील भी पढ़ा है, मैंने केप भी पढ़ा है, मैंने टर्स भी पढ़ा है, मैंने फिलिप्स साइंस ऑफ डेंटल मटीरियल्स भी पढ़ा है। वहाँ पर क्या है, सब में ये जो है डिस्पर्स पड़े हुए हैं, फ्लक्सेस कहाँ पर है। इसके अलावा हमारे पास जो सोल्डर है वो भी चैप्टर के एंड में तो थोड़ा सा डिस्कस किया है, लेकिन एग्जाम्स में इससे पूछा जाता है। वेदर आपका जो भी एग्जाम हो इससे ज़रूर पूछा जाता है, अगर आप इंटरमीडिएट का पेपर देना चाहते हो तो। फ्लक्सेस और इनको आपने अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं करना। Substances that is added in a metal to assist in separation of foreign substances from metal by formation of a slag। देखो स्लेग क्या है, हमारे पास एक मेटल सरफेस है। देखो मैंने एक मेटल सरफेस ले लिया, हमारे पास अब इसको वायर भी कह सकते हैं। देखो एक वायर है फॉर एग्जांपल, इस मेटल सरफेस पर हमारे पास क्या है, इम्प्योरिटीज़ तो होंगे ना, क्योंकि इन्वायरमेंटल को एक्सपोज है।
जब हम इस पर एक फ्लक्स अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा, एक सेग बनाएगा। सेग क्या है, जब एक मेटल अपनी ही वेट की वजह से, जब एक सब्सटेंस अपनी ही वेट की वजह से सिपरेट हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, सेगिंग कहेंगे। और यहाँ पर क्या है, स्लेग है, तो स्लेग बनाएगा। स्लेग क्या है, एक लेयर होगा जो कि इम्प्योरिटीज का होगा, तो स्लेग स्लेग बन जाएगा। अच्छा, substance that is related to metal assist in separation of foreign substances from metal by forming a slag। slag एक लेयर है किस चीज़ का, इम्प्योरिटीज़ का, जो फ्लक्सेस बनाते हैं। और जब ये स्लेग रिमूव होता है तो जो इम्प्योरिटीज़ है वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ स्लेग लेयर आप कह ले, कोटिंग कह ले, उसके फॉर्म में ये रिमूव होता है। When metals are molten, oxygen act on the surface forming a metal oxide। Fluxes are added to the molten metals। देखो फ्लक्सेस हम कहाँ पर ऐड करते हैं, molten एलाइज में ऐड करते हैं, और ये एक स्लेग बनाते हैं जो कि इम्प्योरिटीज़ का सम है, और इसको रिमूव कर लेते हैं। तो फ्लक्सेस में आपने तीन बातें याद रखनी है। एक ये कि हम मोल्टन मेटल में डालते हैं, दूसरा काम क्या है कि ये स्लेग फार्मेशन में हेल्प करता है। स्लेग क्या है, एक इम्प्योरिटीज़ का लेयर है। और इसके अलावा हमारे पास जो मॉडल फ्लक्सेस है वो मेटल को आप कह लें कि एडवर्स इफेक्ट, जस्ट लाइक पैसिवेटिंग इफेक्ट है, उसी तरह कोरोजन रेजिस्टेंट बना लेता है। और फ्लक्सेस अ काइंड ऑफ प्रोटेक्शन है मेटल के लिए। अच्छा, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लक्सेस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फ्लक्सेस शुड बी लोअर देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल टू विच इट इज एडेड। वही जो सोल्डरिंग का रिक्वायरमेंट था। should not decompose at high temperature, should flow and spread evenly over the entire metal surface। Flux should be solvent of all metallic oxide and impurities present on the metal surface। देखो मेरे पास एक मेटल एक्सपोज हुआ है, उस पर ऑक्सीजन भी आ सकता है, उस पर कार्बन भी आ सकता है, एनी काइंड ऑफ ऑक्साइड्स आ सकते हैं। तो फ्लक्सेस में हमारे पास जस्ट अ पार्टिकुलर केस के लिए नहीं होना चाहिए, वो जनरलाइज उसके प्रॉपर्टीज होना चाहिए, ताकि वो फ्लक्सेस जो हमारे पास ऑक्साइड्स के फ्री रेडिकल्स के या ऑक्साइड्स के जो अटैक्स है उसको वो कोप आउट कर सके। तो आपने ये याद रखना है। अच्छा, फंक्शन ऑफ फ्लक्सेस क्या है, टू रिमूव एनी ऑक्साइड कोटिंग ऑन द पेरेंट मेटल। ऑक्साइड कोटिंग को रिमूव करता है। मैंने इसको इम्प्योरिटी कवर यूज़ किया था। ऑक्साइड कोटिंग के अलावा और कोटिंग भी हो सकते हैं, लेकिन ऑक्साइड मोस्टली कॉमन है। टू प्रोटेक्ट मेटल सरफेस फ्रॉम ऑक्सीडेशन ड्यूरिंग सोल्डरिंग। जब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, और ऑब्वियसली हमारे पास फिर कोरोजन का जो रेजिस्टेंट है वो कम होगा। इसके अलावा और भी चेंजेस मेटल में आ सकते हैं, तो ये दोनों को कम करने के लिए हम फ्लक्सेस यूज़ करते हैं। अच्छा, डेंटल मटेरियल में सबसे कॉमन फ्लक्सेस कौन से हैं, देखो बोरिक एंड बोरेट कंपाउंड आपने याद रखना है, एंड फ्लोराइड फ्लक्सेस। देखो ये नाम्स आपने याद रखने हैं, बोरिक एंड बोरेट फ्लक्सेस एंड हमारे पास फ्लोराइड फ्लक्सेस। अक्सर आपसे वाइवा में पूछा जाता है कि व्हाट इज रूल ऑफ फ्लोराइड इन इंडस्ट्री, तो आप तो ये भी कहते हो मेटलर्जी, तो आप स्टूडेंट कहते हैं कि इट इज़ रूल इन एंटी कैरी एजेंट, और यही बातें को शुरू कर देते हैं ना। तो मेटलर्जी में फ्लोराइड का कैसे आप कह ले कि जो है एंटी कैरीज एक्टिविटीज़ आए, तो फ्लोराइड का काम क्या है, मेटालर्जी में मेटल्स में हम फ्लोराइड के यूज़ करते हैं। तो आपने इसे नहीं कहना कि एक एंटी कैरीज एजेंट है, एंटी कैरीज एजेंट है वो जनरल इंडस्ट्री में है। यहाँ पर उसका काम क्या है, इज अ फ्लक्स, और फ्लक्स का काम क्या है, टू रिमूव एनी सरफेस ऑक्साइड लेयर। अच्छा, टाइप ऑफ फ्लक्सेस, प्रोटेक्टिव रिड्यूसिंग सॉल्वेंट इन अवेलेबल। देखो मैंने कहा था कि हमारे पास फ्लक्सेस का काम इस भी नहीं है कि हमारे पास ऑक्साइड्स को रिमूव कर ले, इसके और भी काम है। देखो प्रोटेक्शन भी है, रिड्यूसिंग भी कराता है जो हमारे पास इम्प्योरिटीज़ है उनका, और सॉल्वेंट का काम भी करते हैं। सो प्रोटेक्टिव क्या है, इट कवर मेटल सरफेस एंड प्रिवेंट एक्सेस टू ऑक्सीजन सो नो ऑक्साइड कैन फॉर्म। इट रिड्यूस एनी ऑक्साइड, देखो ये ऑक्साइड को आने ही नहीं देते, ये ऑक्साइड को रिड्यूस कर लेते हैं। इट डिजॉल्व एनी ऑक्साइड, ये ऑक्सीजन को डिजॉल्व कर लेते हैं। सारे प्रोसेस क्या कर रहे हैं, ऑक्साइड ही को रिमूव कर रहे हैं, लेकिन एक हमारे पास अलाउ नहीं कर रहे हैं दोनों, एक हमारे पास रिड्यूस कर रहे हैं और तीसरे हमारे पास क्या है, वो डिजॉल्व कर रहे हैं। फ्लक्स आर सप्लाइड एज लिक्विड, पेस्ट एंड पाउडर, ये तीन इसके अवेलेबिलिटीज़ है। अवेलेबिलिटी और प्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस है वो मैंने फर्स्ट लेक्चर में मेरे ख्याल से बताया है प्रॉपर्टीज़ में, तो आपने वहाँ पर देखना है। इंप्रेशन में भी मैंने अवेलेबिलिटी और फ्लक्सेस को अवेलेबिलिटी एंड प्रेजेंटेशन में डिफरेंस बताया है। अच्छा, एंटी फ्लक्सेस क्या है, फ्लक्सेस के आप कह ले कि फ्लक्सेस का जो काम है इसको इनहिबिट करता है, एंटी फ्लक्स है। मटेरियल यूज टू रिस्ट्रिक्ट फ्लो ऑफ सोल्डर आर नोन एज एंटी फ्लक्स। देखो मैंने आपको यहाँ पर कंफ्यूज किया और आपने मान भी लिया। एंटी फ्लक्स यहाँ पर क्या कर रहा है, देख लो, मटेरियल यूज टू रिस्ट्रिक्ट फ्लो ऑफ सोल्डर आर नोन एज एंटी फ्लक्स। मोस्ट कॉमनली एंटी फ्लक्सेस आर यूज एज ग्रेफाइट।
देखो आपने जस्ट नाम से देखकर किसी चीज़ का डिफिनीशन नहीं बताना, यही जो है रट्टे की और चीज़ को न समझने की एक बहुत ही बड़ा मसला है। अगर आपसे फ्लक्सेस और एंटी फ्लक्सेस का पूछ जाएंगे तो आप कहेंगे कि फ्लक्स इज द सब्सटेंस विच रिमूव ऑक्साइड एंड एंटी फ्लक्सेस इज द सब्सटेंसेस आर द एलिमेंट आर द कंपाउंड्स विच add oxides. So it will be so awkward and will mark you 0 marks. तो आपने जस्ट टर्मिनोलॉजीज को देख के नहीं बताना। मैंने सोल्डरिंग में मैंने कहा था कि हमें लोकलाइज सोल्डरिंग करनी है, न कि जनरलाइज। हमने जिस पार्ट को ज्वाइन करना है वहाँ पर भी हमने सोल्डर्स अप्लाई करना है। एक तो हम सोल्डर्स के अमाउंट को एडजस्ट कर लेंगे, इसके अलावा अगर सोल्डर ज़्यादा भी हो जाए तो हम एंटी फ्लक्स ऐड करेंगे, जो कि हमारे पास जो सोल्डर है वो सिर्फ ज्वाइनिंग सर्फिस तक ही लिमिट कर सके। अच्छा, ग्रेफाइट हमारे पास मोस्ट कॉमनली यूज एंटी फ्लक्स है। बेटर फ्लक्सेस लाइक रूज है या रूग कहते हैं कोई। ये रूग मैंने इम्प्रेशन कंपाउंड में भी कहा था कि इम्प्रेशन कंपाउंड में क्या है, ये हमारे पास एक पिगमेंट भी है। रूग एक और भी जो इंडस्ट्री में यूज होता है, ये एक एब्रेसिव भी है। तो ये आपने इम्प्रेशन वाले वीडियोस में जाके इम्प्रेशन कंपाउंड में ये वीडियो देख लो। क्लोरोफॉर्म कैन बी यूज्ड, इट इज अप्लाइड ऑन द स्पेसिफिक एरिया वेयर द फ्लक्स शुड फ्लो इनटू। देखो इट इज़ अप्लाइड बिफोर अप्लाइंग फ्लक्सेस और सोल्डर्स। देखो ये फ्लक्सेस के लिए भी है और सोल्डर, आपने कंफ्यूज नहीं होना। जस्ट लोकलाइजिंग इफेक्ट करता है, जहाँ पर हमें चाहिए वहाँ पर वो इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, सोल्डर के लिए भी और फ्लक्सेस के लिए भी। ग्रेफाइट इन द फॉर्म ऑफ लीड पेंसिल। देखो अगर आप टर्मिनोलॉजी को याद रखना चाहते हो तो आप इस तरह भी याद सकते हो कि एंटी फ्लक्स वो चीज़ें हैं जो फ्लक्स को एंटी करते हैं, मीन्स फ्लक्स को हमारे पास लोकलाइज कर लेते हैं। तो इस कंसेप्ट से आप फिर बहुत थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो। एंटी फ्लक्स मीन्स टू एवॉइड फ्लक्स और टू एंड फ्लक्स। जब फ्लक्स एंड होंगे एक्सिस एरिया से तो ऑलरेडी लिमिट हो गए फ्लक्सेस टू अ पर्टिकुलर पार्ट, तो इससे आप रिलेट कर सकते हो। अदरवाइज वो जो ऑक्साइड वाली कंसेप्ट है उस पर रिप्लाई नहीं करना, वरना आप 0 मार्क्स लोगे। Disadvantage of graphite is that it can burn off on the prolonged heating at high temperature। देखो ग्रेफाइट बर्न हो सकता है, तो इसकी मेजर डिसएडवांटेजेस है, जब ये बर्न होगा तो ये स्मोक प्रोवाइड करेगा और ब्लैकनिंग भी हो सकती है। इन सच केसेस वाइटनिंग कैल्शियम कार्बोनेट इन अल्कोहल एंड वाटर सस्पेंशन इज यूज। देखो यहाँ पर बर्निंग के चांसेस हो, यहाँ पर आपसे सिनेरियो बनाई जा सकती है कि हमारे पास हम एंटी फ्लक्स यूज़ करना चाहते हैं लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा है, तो हम कौन सा फ्लक्स यूज़ करेंगे। तो आपने वहाँ पर क्या ग्रेफाइट का रट्टा लगाया होता है और आप डायरेक्टली पुट करते हो ग्रेफाइट नहीं, हमने क्या करना है कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ करते हैं इन अल्कोहल एंड वाटर सस्पेंशन। एक सस्पेंशन हम बना लेते हैं जो हम हाई टेम्परेचर में यूज़ करते हैं। हाई टेम्परेचर में हम ग्रेफाइट नहीं यूज़ करते क्योंकि उसके बर्निंग के चांसेस होते हैं। So that's all. I hope you learned something from this video. If do so, please like this video, subscribe this channel and share this video with your friend. अगर आपका कोई भी confusion हो या मैंने कुछ भी मिस किया हो तो आपने क्या करना है, कमेंट्स में ज़रूर बताना है। मैं कमेंट्स को नोट करते जाता हूँ, अगर मैं रिप्लाई नहीं देता तो सॉरी फॉर दिस, लेकिन मैं आपके कमेंट्स को देखता ज़रूर हूँ और उसके मुताबिक मैं फिर आगे वीडियोज़ में मॉडिफिकेशन करता हूँ। तो एनी सजेशन, एनी अप्रिसिएशन यू शुड गिव इन कमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।